हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजे ऑलराउंड। तो दोस्तों सीयूसीटी पीजी एमएससी केमिस्ट्री के जो आज एग्जामिनेशन हुई थी 10 सितंबर को जो एग्जामिनेशन हुई थी, उस एग्जामिनेशन के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए थे एमएससी केमिस्ट्री का डोमेन स्पेसिफिक पार्ट बी का, उसका मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इस क्वेश्चन से आप आंसर अपना मिला सकते हैं कि आपका कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितने क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो यहाँ से भी आप आंसर मिला सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे वो बता रहे थे कि जो सिलेबस आपका सीयूसीटी पीजी का जो सिलेबस मेंशन किया हुआ था एनटीए की वेबसाइट पे, बहुत शॉर्टेज सिलेबस था, लेकिन जो क्वेश्चंस आया था उस सिलेबस के हिसाब से तो आया ही था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो सिलेबस से बाहर से भी था, जो उसमें सिलेबस में वो नहीं थे। जैसे पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन था, वो सिलेबस में नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस में नहीं है, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन देखने को मिला था। कुछ क्वांटम से भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस हिसाब से जो सिलेबस उसमें नहीं भी था तो भी उससे क्वेश्चन आए थे, तो क्वेश्चन ऑल ओवर सभी से आ गए थे। ठीक है। और पार्ट ए का जो क्वेश्चन था, पार्ट ए का जो 25 क्वेश्चन था, मैक्सिमम स्टूडेंट का जो पार्ट ए के अंदर ही क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम चला गया और उसका टाइम बचा ही नहीं पार्ट बी सोल्व करने में। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं कि CH4 का मीथेन का पॉइंट ग्रुप पूछा गया था। तो मीथेन का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो आपको टेट्राहेड्रल होता है, टीडी होता है, बट ऑप्शन में आपको दे रखा था C4H दे रखा था, C4V दे रखा था। तो मीथेन का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो आपको टीडी होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक का क्वेश्चन था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आपको दे रखा था। इसमें आपको मिलाने वाला था। ठीक है, मैच द फ्लोविंग था। 4 आपको कंपाउंड दे रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कंपाउंड यही था, और इसमें बताना था कि कौन सा एंटी होगा, कौन सा एरोमेटिक्स होगा और कौन सा होमो एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको ये कंपाउंड से आपका क्या है, होमो एरोमेटिक है, और ये आपका नोट एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, और ये आपका एंटी एरोमेटिक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि नोट स्टेट प्रॉपर्टी, या थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नोट स्टेट प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। तो स्टेट प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसमें हीट एंड वर्क को छोड़ करके जितने भी फंडामेंटल पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, सारे के सारे आपको स्टेट प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था नोट स्टेट प्रॉपर्टी। इस ऑप्शन में आपको ए से लेकर ई तक ऑप्शन आपको दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको बताना था इसमें कौन सा स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको Q प्लस W स्टेट प्रॉपर्टी होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो Q प्लस W को स्टेट प्रॉपर्टी को काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हीट एंड वर्क है। लेकिन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल ई इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। तो ये Q प्लस जो W है वो डेल ई का फॉर्मूला है, और डेल ई जो होता है वो आपका स्टेट प्रॉपर्टी होता है। तो आपका फर्स्ट जो है आपका स्टेट प्रॉपर्टी है, लेकिन बी जो है वो आपका स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है, और सी भी आपका स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है, और डी भी आपका स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आप ई में देख सकते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला होता है डेल जी का होता है, गिब्स एनर्जी का होता है, फ्री गिब्स एनर्जी का होता है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो ये आपका स्टेट प्रॉपर्टी होता है ई। लेकिन आपको जो 3 ऑप्शन देख सकते हैं बी सी डी, ये आपका स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इरिवर्सिबल वर्क डन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि आपको साइक्लिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क होता है, वर्क आपको नॉट इक्वल टू 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस में, वो भी रिवर्सिबल में आपको वर्क नॉट इक्वल टू 0। और जितने भी आपको स्टेट प्रॉपर्टी होते हैं, हाँ, वर्क एंड हीट को छोड़ करके जितने भी आपको स्टेट प्रॉपर्टी होते हैं सभी के सभी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होते हैं, 0 होते हैं। बट यहाँ पर आपको इरिवर्सिबल में पूछा गया था, तो इरिवर्सिबल में आपको जो वर्क होता है वो आपको नेगेटिव होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा था एसिडिक कैरेक्टर का। एसिडिक कैरेक्टर, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में आपको एसिटिक एसिड दे रखा था, और बी ऑप्शन में आपको ब्यूटानोइक एसिड था, और अब सी ऑप्शन देख सकते हैं और डी ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर का ऑप्शन क्या होगा। जो आपको Cl है वो Cl आपको -I इफेक्ट लगाएगा, और यहाँ पर भी Cl आपको -I इफेक्ट लगाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये +I लगाएगा। ठीक है, और यहाँ पर काफी लंबा +I लगाएगा। ठीक है, कि आपको पता है कि जहाँ पर -I इफेक्ट लगता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचता है और H+ को इजीली रिलीज करता है, छोड़ देता है, वहाँ पर एसिडिक ज्यादा शो करता है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इसका मतलब D सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद C होगा, मतलब D ऑप्शन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आपको C होगा। और A और B की बात करें तो A का ऑप्शन ज्यादा होगा B से। क्यों? B ऑप्शन में जो +I ग्रुप लग रहा है वो काफी ज्यादा लग रहा है A से कंपेरिजन में। तो वहां पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा वहाँ पर D का ज्यादा होगा, उससे कम C, उससे कम A, और सबसे लास्ट में आपको B का आएगा। तो यहाँ पर आप ऑर्डर देख सकते हैं फिफ्थ का।
तो 6 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के अंदर में आपको इस टाइप का 2 कंपाउंड दे रखा था, इसमें आपको रिलेशन बताना था, इनैंसियोमर होगा, डायस्टियोमर होगा, आइडेंटिकल होगा और यहाँ पर आरएस भी बताना था। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं मालूम है कि आपको रिलेशनशिप इनैंसियोमर बताना था कि आर और एस बताना था, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हाँ, ये आपको जो फॉर्मूला है या आपको जो कंपाउंड है वो आपको टर्टरिक एसिड का कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर टर्टरिक एसिड का कंपाउंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको जो कॉन्फ़िगरेशन होगा या आपका आर कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये आपको जो कॉन्फ़िगरेशन आपका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एच आपका होगा वेज पे होगा और वेज पे होने की वजह से यहाँ पर आपको जो होगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आप खुद से भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी। 4th नंबर जो एच है वो आपका वेज पे है जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन एस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे को क्या है अपोजिट है। यहाँ पर आर पे यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है तो आर है। जब आपका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है तो वहाँ पर इनैंसियोमर शो करता है। तो इस दोनों के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको आर है और एस है और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको एस है, ये आपका आर है। ये दोनों के बीच में आपको जो रिलेशन होगा आपको इनैंसियोमर रिलेशन होगा। और 7 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्लेजन कंडेंसेशन से क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन में ये पूछा गया था इथाइल एसीटेट को सोडियम इथोक्साइड से हम रिएक्ट करेंगे तो क्या आपको प्रोडक्ट देगा, और आपको इंपेरिकल फॉर्मूला में आपको ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता है कि क्लेजन कंडेंसेशन के अंदर में क्या होता है, आपको 2 मोल हम लेते हैं इथाइल एसीटेट को और इथाइल एसिड को हम 2 मोल लेते हैं तो पहले 1 मोल से हम रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले OET जो होता है आपको प्रोटॉन को अपस्टेट करता है, जैसे प्रोटॉन को अपस्टेट किया, प्रोटॉन को अपस्टेट करने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और यही नेगेटिव चार्ज में आप देख सकते हैं इनोलेट फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज होता है अगले वाले मोल पे अटैक करता है, इथाइल एसीटेट पे, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद जब कम बैक करता है तो OC2H5 जो होता है वो आपको लिविंग ग्रुप बन के निकल जाता है और आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस टाइप का आंसर आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दे रखा था वो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला में आपको ऑप्शन दे रखा था CH3CO CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 इस तरह से ऑप्शन आपको दे रखा था। तो इस हिसाब से आपका आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगी। अब 8 नंबर को आप देख सकते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था C2 माइनस का MOT कन्फिग्रेशन बताना था आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपको MOT से है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी ही क्वेश्चन था। तो C2 माइनस के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें sp मिक्सिंग अलाउ होता है। तो जो सिग्मा 2p जो होता है वो पाई के बाद आएगा, पाई से पहले नहीं आएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पाई से पहले करते हैं, बट पाई से क्योंकि यहाँ पर sp मिक्सिंग अलाउ है तो सिग्मा जो होगा सिग्मा 2p जो होगा वो पाई के बाद आएगा। तो ये आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन देखने को फिल्डअप देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा था वो आपको पाई 2px और पाई 2py का ऑप्शन नहीं दे रखा था, यहाँ पर पाई 2p4 दे रखा था, पाई 2p4 दे रखा था और सिग्मा 2p2 दे रखा था। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में दे रखा था, तो उसी हिसाब से आप मिला सकते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको आंसर जो होगा आपको यही करेक्ट होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर पाई 2p4 और सिग्मा 2p2 आपका आंसर आपका करेक्ट होगी। और 9 नंबर को आप देख सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था CU मतलब कॉपर का ग्राउंड टर्म में बताना था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4s1 3d10 होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से आपको ऑप्शन में दे रखा था 4s1 3d10 ना देकर के आपको d10 4s1 दे रखा था। तो ये आपको ग्राउंड टर्म यही होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s1 होता है। तो ये आपका 9 का आंसर आप देख सकते हैं। ये में क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्टेड रूल का क्वेश्चन था और आपको जेड इफेक्टिव बताना था कार्बन का 2p का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन का आपको पता है कि जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला आपको पता होगा, जेड माने सिग्मा होता है। तो मेन तो आपको जेड मालूम है कि जेड कितना होता है कार्बन का 6 होता है, बट सिग्मा निकालते कैसे हैं, सिग्मा निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। जो आपको जो फर्स्ट वाला आपको होते हैं वो आपको 0.35 से मल्टीपल करते हैं और उसके बाद जो होते हैं वो आपको 0.85 से मल्टीपल करते हैं। तो आपको फर्स्ट में देख सकते हैं कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर n-1 होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। तो 3 इंटू 0.35 से मल्टीपल होगा और उसके बाद आपको 2 इंटू 0.85 से मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आपको 3.25 देखने को मिल जाएगी आंसर। वहाँ पर ऑप्शन में आपको बहुत सारा था, 6 ऑप्शन था भी और 4 ऑप्शन भी था और 3.25 भी ऑप्शन था, या कुछ और भी ऑप्शन था यहाँ पर, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको 3.25 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपको बेंजाइन से क्वेश्चन था और यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, जो इंटरमीडिएट जो बनती है वो बेंजाइन बनती है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछने का यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन को NH2 जो होगा आपको प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा, प्रोटॉन को अपस्टेट का बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो NH2 अपकमिंग जो NH2 होगा वहाँ पर आपको मेटा पोजिशन पे आएगा और पैरा पोजिशन पे आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक पे नहीं है, सिर्फ मेटा पे नहीं आएगा, यहाँ पर मिक्सिंग होगा, 1:1 का रेशियो होता है मेटा एंड पैरा का। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है।
और 12 में आपको पिनाकोलोन से क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो आपको इस टाइप का कंपाउंड दे रखा था और यहाँ पर 2 OH है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन किससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस OH से एब्स्ट्रैक्ट करेगा या इस OH से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जहाँ से आपको कार्बन, जहाँ से आपको जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा वहाँ पर आपको लिविंग ग्रुप निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन जो बनेगा, जनरेट करेगा, वो आपको स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो आपको ये कार्बन जो है यहाँ से OH2 निकलेगा लिविंग ग्रुप होने के बाद, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो OH2 बनेगा और लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होगा वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ, इसके कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा और सिंपल से यहाँ पर CH3 का माइग्रेशन होगा। जैसे माइग्रेशन होगा तो यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिल जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया था। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था कि ऑक्सी और डीऑक्सी का, सिर्फ हीमोग्लोबिन का पूछा गया था। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 होता है, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपका +2 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। और 14 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन जब पूछा गया था आपको बॉन्ड डिस्टेंस पूछा गया था, B2 एंड B2+ एंड B2-। तो बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब होता है बॉन्ड लेंथ, सिंपल बात है। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ आप किससे कंपेरिजन करोगे, बॉन्ड ऑर्डर से। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो आप नॉर्मल आप MOT से निकाल सकते हैं, इतना निकालने की जरूरत है नहीं। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको 1 होता है, B2+ का 0.5 होता है और B2- का 1.5 होता है। तो आपको नॉर्मल ट्रिक होता है कि जो B2 का होता है 1 होता है, अगर माइनस है तो 0.5 ऐड कर देंगे और प्लस है 0.5 माइनस कर देंगे। तो सिंपल वही करना था। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हुआ, तो B2- का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा और B2+ का सबसे कम हुआ। तो उल्टा हम करेंगे बॉन्ड लेंथ का या फिर बॉन्ड डिस्टेंस का। B2+ सबसे ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस होगा और उससे कम आपका होगा B2 का और सबसे कम आपका B2- का होगा, या बॉन्ड डिस्टेंस देख सकते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रहा था, क्वेश्चन में 1.75 आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ था, गिवन था। तो आपको पूछा गया था आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है कि 1.76 आपको BM दे रखा है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपने नॉर्मल ट्रिक आपको पता ही होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं अनपेयर के अकॉर्डिंग। आपको उतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, μ = √n/n+1 या n+2 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 5 आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिला है तो उसमें 0.7 या 0.6 ऐड कर देते हैं। तो 1.76 ऐड किसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपका 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। हाँ, 16 नंबर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था बॉन्ड एंगल। ये क्वेश्चन आया था बॉन्ड एंगल OBr2 OF2 OCl2 से बॉन्ड एंगल आपको बताना था। तो आपने पढ़ा होगा NBPr, भैस्पर थ्योरी आपने पढ़ा होगा, VSCPr पढ़ा होगा, बट साथ साथ आपने ये भी पढ़ा होगा NBPr। तो ये NBPr से ही आपको बनने वाली है। तो बॉन्ड एंगल जो होता है NBPr में बताया जाता है सेंट्रल एटम से साइड एटम का जो साइज बड़ा होता है और उसमें लोन पर जो रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। तो साइज आपका ब्रोमीन का सबसे ज्यादा होता है कोलरीन से एंड फ्लोरीन से। तो बोरोमीन का जो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उससे कम कोलरीन और उससे कम फ्लोरीन, मतलब OBr2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उससे कम OCl2 का और उससे कम सबसे कम OF2 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, PCl3 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दे रखा था कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 होगा या पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि PCl3 जो होता है उसमें आपको एक लोन पेयर होता है, आपको 3 कोलरीन होता है, ठीक है, 3 कोलरीन होता है। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपको sp3 हाइब्रिडेशन होता है और ये आपका पिरामिडल शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है। और इसमें μ = जो होता है वो ≠0 होता है, जो आपको पोलर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपको 2 करेक्ट होगा, आपको 4 करेक्ट हो जाएगा, मतलब sp3 और आपका पोलर, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको दे रखा था H और H, मतलब कि HNNH का आपको बताना था लोन पेयर, सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बताना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिग्मा कितने बॉन्ड होंगे, 1 2 3 सिग्मा हो जाएंगे और आपका एक पाई बॉन्ड हो जाएंगे और आपको 2 लोन पेयर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लोन पेयर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपको इस टाइप का आपका आंसर हो जाएगी करेक्ट। तो फाइनली मेरे पास 18 क्वेश्चन ही मेरे पास आया था किसी स्टूडेंट के माध्यम से। तो अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो था वो आपको ऑर्गेनिक से बेसिक क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का था, थोड़ा सा हार्ड, मतलब ऑर्डर टू एवब टाइप का क्वेश्चन था। मेन प्रॉब्लम जो हुआ ना मैक्सिमम स्टूडेंट के केस में जो हुआ, जो पार्ट ए का केस में ज्यादा हुआ, पार्ट ए में जो टाइम को ज्यादा एक्सपेंड कर दिए और पार्ट बी को सोल्व करने में टाइम मिला ही नहीं उसको।
यहाँ पर मिस्टेक बहुत हुआ है कि पार्ट ए में जो क्वेश्चन था बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन था जिसमें टाइम लगने वाली थी। ऐसा बात नहीं कि पार्ट ए बनने वाला क्वेश्चन था, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला था। तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन करने में लोगों को पार्ट ए में ज़्यादा टाइम चला गया और पार्ट बी को टाइम बचा ही नहीं, जिसकी वजह से अच्छे क्वेश्चन को मिस करना पड़ा और जल्दीबाजी के चक्कर में भी क्वेश्चन भी बहुत सारे गलती भी हो गए हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट के केस में हुआ है। तो उस हिसाब से कट ऑफ भी डिक्रीज होगी, डाउन होगी। तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको बता दूंगा कट ऑफ कितने डाउन होने वाली है और कितने इंक्रीज होने वाली है, पूरा डिटेल वाइज में आपको बता दूंगा। आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको एनालाइज कर दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और जो न्यू चैनल विजिट कर रहे हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।